हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, जो कि हमने अलजेब्रिक फॉर्मूलेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के लिए स्टार्ट की थी, और उसमें हमने एक आइसोमॉर्फिक स्पेस जो है उसको डिस्कस किया था। टू दैट टू दिस स्पेस जो आपके पास वेव फंक्शन स्पेस है उसके अगेंस्ट। तो हमें हमें पता है कि जो आपके पास पॉसिबल सॉल्यूशन होते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन के, वो एक लीनियर वेक्टर स्पेस जो है फॉर्म करती हैं। ठीक है जी, वेव फंक्शन स्पेस जैसे एफ हमने कहा था, और इस एफ के अगेंस्ट हमने एक कैपिटल एफ जो एक आइसोमॉर्फिक स्पेस थी, जिसके के एलिमेंट्स हमारे पास वेक्टर्स थे। जो वेक्टर बेसिकली आपके पास एक केट वेक्टर की सूरत में जो है हम उसको रियलाइज करते हैं। फिर चूंकि चूंकि यहाँ पे आपके पास वेव फंक्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स हैं, ओवर द कॉम्प्लेक्स फील्ड यहाँ पे आपके पास जो जितनी भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसके बिल्कुल पैरेलल एक एफ जो कॉम्प्लेक्स स्पेस है वो एग्जिस्ट करेगी। तो उसी के अगेंस्ट हम आपके पास कैपिटल एफ स्टार के एक और जो आइसोमॉर्फिक स्पेस भी एग्जिस्ट करेगी, जिसके के एलिमेंट्स जो होंगे उन केट्स के हर्मिशियन कॉन्जुगेट्स होंगे, जो कि जिन्हें हम कहते हैं ब्रा वेक्टर। तो ये सारी डिस्कशन हमारी जो थी लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट की थी, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। हमने एक डेफिनेशन देखी थी इनर प्रोडक्ट की इन ब्रैकेट स्पेस। अगर हम उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें, तो वी हैव डिफाइंड नोट वी हैव डिफाइंड वी डिफाइन दैट आपके पास जो कोई भी साई एन है, वो किसी साई एम के साथ अगर उसकी इनर प्रोडक्ट डिफाइन होगी, तो वो आपके पास क्या है, दैट इज एन इंटेग्रल ऑफ साई एन स्टार इनटू साई एम डी एक्स। वी अज्यूम दैट कि ये फंक्शन ऑफ एक्स है। ठीक है, अब आपके पास है इफ साई एम इज इक्वल टू साई एन, लेट्स से साई। ओके, तो ये चीज, ये आपके पास जो इक्वेशन है, ये आपके पास रिड्यूस हो जाती है। आपके पास हमारी वेल नोन जो इंटेग्रल है साई इंटू साई, विच इज इक्वल टू साई स्क्वायर डी एक्स। ओके, एंड फॉर नॉर्मलाइज psi, we say that the inner product of this psi is with itself is 1. okay, तो यही चीज आपकी थ्रू आउट हम प्रॉपर्टीज में यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, अब ये आपको पता है कि साई इंटू साई जो है वो साई स्टार, अगर हम इसको थोड़ा सा डिग आउट करें, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्लियर कर लूँ। बाय डेफिनेशन दिस इज बेसिकली साई स्टार टू साई डी एक्स, विच इज इक्वल टू साई स्क्वायर। ओके, तो ये चीज हमने यहाँ पे लिखी। अब हम यहाँ पे मजीद इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे विद सर्टेन डेफिनेशंस। तो आपकी जो न्यू डेफिनेशन हमारे पास है वो है, लेट U is a set of some functions, wave functions, n is equal to 1 2 3 up to so on। ठीक है जी, B a set of orthonormal wave functions। that is, अब ये जो साई एन है, इसका सेट कंटेन करेगा वेव फंक्शन स्पेस में। ठीक है जी, देन ऑर्थोनॉर्मेलिटी के से हमें क्या पता चला, बाय दिस यूजिंग दिस डेफिनेशन। ऑर्थोनॉर्मल होने का मतलब ये है कि जो फाई एन है
और phi m है स्टार्क by this definition dx is equal to 1 or 0 when m is equal to n and m is not equal to n. ठीक है जी. फॉर ईच, यानी इस सेट में जिसे हम ऑर्थोनॉर्मल सेट कह रहे हैं, इसके मेंबर्स में जब जब ये इनर प्रोडक्ट डिफाइन होगा तो अगर ये इंडेक्स सेम होगा तो ये आपको 1 दे देगा. अगर ये इंडेक्स चेंज हो जाएगा यानी कि ऑपोजिट फंक्शन होंगे, सेम फंक्शन के साथ जब भी इनर प्रोडक्ट होगा वो 1 होगा और ऑपोजिट फंक्शन जो भी इसके अगेंस्ट दूसरा फंक्शन होगा वो आपके पास क्या हो जाएंगे 0. तो फॉर ईच phi m phi n belongs to this set phi n contained in this space. इसको हमने बेसिकली कंटेन इन स्पेस पढ़कर इसको हमने डिफाइन किया था u से. तो इसको हम कंटेनमेंट ऊपर पहले हमने लिख दी है, तो हम इसको कहते हैं दिस इज बेसिकली u सेट. यानी इस u सेट का आपके पास यहाँ पे मेंबर होना चाहिए. Hence, the inner product of, ठीक है जी. अब आप देखें कि यहाँ पे हमने f स्पेस के बारे में बात की, लेकिन नाउ वी हैव सम इंट्रोडक्शन ऑफ f एंड f स्टार. ठीक है, स्पेसेस. तो इसका मतलब ये है कि hence the inner product of psi n belongs to f star and ket of phi m belongs to this f is given by, look at this, हमने phi n phi m which is equal to phi n star and phi m dx. तो हम वेक्टर की जब फॉर्म में आएंगे तो इस डेफिनेशन को हम लिख सकते हैं डेल्टा m n, और वेयर डेल्टा जो है आपके पास क्या है, क्रॉनिकर डेल्टा. ठीक है. तो अब आपके पास ये जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन 1 कह दें. सो इक्वेशन 1 इज कॉल्ड ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन. बेसिकली हम क्या डिस्कवर करना चाह रहे हैं, हम एक बेसिस फिगर आउट करना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास एक बेसिस सेट हो, बेसिस जो हो, ये जो कि वेक्टर्स हैं, तो यहाँ पे बेसिस एग्जिस्ट करती है, तो उसकी बेसिस का क्या रोल होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो वो डिमेंशन आपके पास जो है वो उसको स्पेसिफाई करती है. दूसरा ये है कि हर वेक्टर या हर मेंबर ऑफ दैट वेक्टर स्पेस कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दोज इंडिपेंडेंट बेसिस वेक्टर्स. ओके, तो हम बेसिकली इस तरफ जा रहे हैं. तो डिडक्शन हमारे पास क्या है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे मजीद, ये मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगी कि ये सारी डिस्कशन हम कर क्या रहे हैं. बेसिकली फॉर एनी psi belongs to this wave function space, we say that f is
complete if psi can be expressed as summation I ai phi I। ठीक है, हमने ये जो phi n लिया था ये ऑर्थोनॉर्मल थे आपके पास वेव फंक्शन। तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर आपके पास हर वेव फंक्शन जो है वो एक्सप्रेस किया जा सके तो ये आपके पास जो सेट है ये कंप्लीट सेट कहलाता है। ठीक है, वेयर दिस phi I is U। ओके, तो ये एक कंप्लीट सेट की डेफिनेशन है। लेट्स अज्यूम, इफ वी अज्यूम दैट, assuming F is always complete, अगर ये हम अज्यूम करते हैं तो ड्यू टू आइसोमॉर्फिज्म इन F, अगर F में आइसोमॉर्फिज्म है तो हेंस इन F, ये इस करली नहीं है, सिंपल F स्टार F अगर कंप्लीट है, ये करली जो आपके पास वेव फंक्शन स्पेस है अगर ये कंप्लीट है तो उसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो आपके पास ये वेक्टर स्पेस है जो कैट स्पेस है F इज कंप्लीट। ठीक है, हेंस F स्टार इज कंप्लीट। ठीक है, तो वी हैव, इस सारी बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि अगर F जो था, F का हर मेंबर वो इस कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा तो इसका कैट, इस का कैट जो है, क्योंकि इसके मेंबर जो हैं वो कॉरिस्पॉन्डिंग कैट्स हैं, साई कैट विल बी आई ए आई। ठीक है, अगर हम इस पे कैट अप्लाई करें सारी उसके ऊपर जो कि आपके पास था फाई आई। ठीक है, तो ये कैट जो होगा, चूंकि हमें पता है कि कैट से जो है आपके जो ये स्केलर्स होते हैं ये बाहर आ सकते हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो चीज है बेसिकली ये क्या बन जाएगी, इसको अगर हम इरेज करें, ठीक है जी, तो ये आपके पास कैट। ओके, तो ये सारा का सारा जो कैट है बेसिकली इसी वेव फंक्शन के अगेंस्ट जो है इसके जो ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन हमने यहाँ पे लिखा है उसका कैट आपके पास यहाँ पे जो है जनरेट हो जाएगा। एंड चूंकि हमें पता है कि अगर आइसोमॉर्फिज्म F में है तो वो F स्टार में भी है, तो और इसकी जो ब्रॉ वेक्टर है ये कैट वेक्टर है, तो ब्रॉ वेक्टर हमारे पास क्या होता है कि इसी साए का ब्रॉ वेक्टर, तो ब्रॉ ऑफ दैट होल। ठीक है, हमें पता है कि जब हम ब्रॉ लेते हैं इसका थ्रू आउट, यानी कि अगर हम टोटल समेशन आई ए आई फाई आई, ओके ओके क्लियर, ये सिंपलीफाई आई है, ये जब ब्रॉ लेंगे और हमें पता है कि जब ब्रॉ में से कोई स्केलर बाहर आता है तो उसका कॉन्जुगेट बाहर आता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमें क्या दे देगा यहाँ पे हम अगर इसको रीराइट करें तो री रिटर्न में ये चीज़ आपके पास आ जाएगी, समेशन आई ए आई स्टेरिक एंड ब्रॉ ऑफ आई। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई आपको? तो बेसिकली हमारे पास ये वेक्टर है। तो अगर हम
किसी भी जो फाई आई है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास है देन विच इम्प्लाइज कि किसी भी फाई जे के साथ इनर प्रोडक्ट लें इस साई, ठीक है जी। यानी हमने जो ऑर्थोनॉर्मल जो सेट था उसमें से एक कोई भी उठाया वेक्टर और उसके जो ब्रॉ वेक्टर है उसके इस कैट के साथ इनर प्रोडक्ट लिया, ठीक है। तो आप आपके पास इस पे जो डेफिनेशन अप्लाई होगी, लुक एट दिस, क्या अप्लाई होगी, दिस फाई जे और इसका हमने किसके साथ वेक्टर लिया है यहाँ पे, बेसिकली ये किसके साथ आएगा, दैट इज इनटू समेशन आई ए आई फाई आई, ठीक है। तो इसको बेसिकली नीटली हम लिख सकते हैं क्योंकि ये स्केलर्स हैं, ये बाहर आ जाएंगे और सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट आपको पता है वेव फंक्शन या उन वेक्टर्स के दरमियान जो है वो एक्ट होती है। जो हम इसको लिखेंगे समेशन आई ए आई फाई जे फाई आई, ठीक है जी। तो अब हमें पता है कि बाय डेफिनेशन अगर आप याद करें तो ये डेफिनेशन हमने क्या लिखी थी, कोई भी एम एन डिफरेंट इंडेक्स के आपके साथ क्या हो जाएंगे, डेल्टा एम एन। तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं समेशन आई ए आई डेल्टा जे आई, ठीक है। तो डेल्टा कब कब आपके पास 1 होगा, व्हेन आई इज इक्वल टू जे। तो आपके पास ये कब होगा, इसका मतलब ये है कि ये आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, सिर्फ एक ही जो आपके पास है यहाँ पे इंडेक्स की जो एक वैल्यू रिटेन करेगी, व्हेन जे इज इक्वल टू एग्जैक्टली आई। इसका मतलब है हम लिख सकते हैं ए जे, ठीक है, ठीक है। व्हेन जे बिकम्स आई तो तब आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, ए जे आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट करें और इसके साथ, तो ये इंडेक्स आपके पास देखें सेम आ रहा है। तो what we get, which implies कि any phi n acts having a scalar product with sim psi will give you a n, ठीक है। So which implies for any ket psi, जो हमने ये psi लिखा था यहाँ पे डिफाइन किया था, लुक एट दिस, ये तो इसमें हम पर्टिकुलरली अगर इस ए आई को कैलकुलेट करना चाहते हैं, यानी कि दिस आई ए आई फाई आई, वी हैव ए आई इज इक्वल टू फाई आई इंटू साई, ठीक है। तो एग्जैक्टली आपके पास क्या है कि जिस इंडेक्स के साथ आप यहाँ काम कर रहे हैं एग्जैक्टली उसी इंडेक्स के ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर के साथ ही अगर इनर प्रोडक्ट इसको ली जाएगी तभी वो आपके पास इंडेक्स जो होगा वो रिटेन करेगा। ये सारी अब बात हमारे पास है क्या, बेसिकली इसको हम ना थोड़ा सा आसान जो है अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो इसमें आपके पास हम बेसिकली ये कह रहे हैं, अगर आपको याद हो 3 डायमेंशन वेक्टर जो है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको कर देती हूँ, हमें हमारे पास कोई वेक्टर u है, u इज अ वेक्टर a1 i a2 j a3 k, ठीक है। अब अगर i j की कंडीशन अगर आप देखें तो i जो वेक्टर है ये क्या है, 1 0 0, j जो वेक्टर है 0 1 0 और k जो वेक्टर है ये है 0 0
1। अगर आप तीनों वेक्टर्स को देखें तो ये तीनों ऑर्थोनॉर्मल हैं, मतलब क्या हो गया कि i डॉट आई जो है वो आपको 1 देगा एंड i डॉट जे जो है दैट इज इक्वल टू 0। सिमिलरली फॉर ऑल i j केस, ठीक है, ये कंडीशन आपकी होल्ड करती है। तो ये क्या वेक्टर्स हैं? ये ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स हैं और ये बेसिस हैं। क्यों? क्योंकि ये 3 डायमेंशन की बेसिस हैं, क्योंकि ये जो i j k हैं ये आपको ये एक स्पैनिंग सेट है जिसके के लीनियर कॉम्बिनेशन में कोई भी 3 डायमेंशनल वेक्टर जो है वो लिखा जा सकता है। अब ये जो चीज़ हमने लिखी है, हम ये कह रहे हैं कि ये जो a1 है ये कैसे रिटेन होगा, ठीक है। तो अगर इस a1 को रिटेन करना हो हमें इस यूजिंग दिस, तो अगर आप गौर करें तो a1 कब हमारे पास रिटेन होगा? जब हम अगर हम i डॉट यू या u डॉट आई कैलकुलेट करें, डॉट प्रोडक्ट u इज अ वेक्टर, तो आप देखें कि ये i डॉट आई, आई डॉट जे, आई डॉट के, ये दोनों 0 हो जाएंगे तो हमारे पास रिटेन क्या करेगा? 1, ठीक है। इसका मतलब ये है कि j डॉट यू विल a2, k डॉट यू a3, ठीक है। तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि ये जो कोएफिशिएंट्स हैं इस वेक्टर के, ये कब आपके पास आएंगे? जब जब ये जो आपके पास ये जो ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर गिवन है आपके पास यहाँ पे, इसी के साथ इसका इनर प्रोडक्ट लिया जाएगा। तो यहीं पे हमने वो नहीं किया, उसी जिस वेक्टर या जिस डायरेक्शन में हम जो कोएफिशिएंट रिटेन करना चाह रहे हैं एग्जैक्टली, वो कब हमें मिलेगा? जब हम उसी डायरेक्शन के ऑर्थोनॉर्मल इस वेक्टर के साथ इसका इनर प्रोडक्ट लेंगे। तो इनर प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है? डॉट प्रोडक्ट। क्यों? इसकी प्रॉपर्टी सेम है। तो ये जो इन जनरल इनर प्रोडक्ट है वो पर्टिकुलरली अगर हम 3 डायमेंशन स्पेस में देखें दैट इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। तो हमने यही सारी चीज़ हमने यहाँ पे ये सारी बात की है कि जब जब हम इनके कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट करना चाहेंगे तो हमें उसी जो आपके पास ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर है उसके साथ उसका इनर प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो आपके पास यहाँ पे कोएफिशिएंट्स जो हैं वो कैलकुलेट होके आना शुरू हो जाएंगे। तो ये आपके बेसिकली अगर हम इसको इस जैसे कहते हैं ना कि आसान अल्फाज में अगर बयान करें तो हम बेसिकली ये बात कर रहे हैं, ये सारी डिस्कशन जो भी हमने की है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास एक और डिडक्शन है यहीं से। तो इससे यहीं से एक और डिडक्शन हमारे पास यहाँ पे जनरेट होती है, दैट इज डिडक्शन। लुक एट दिस। सो फॉर एनी psi ket belongs to F, तो आपके पास जो let's say this psi ket is defined as summation n a n phi n, ओके। तो इसको आप इन जनरल लिख सकते हैं summation n a n n, बिकॉज बेसिस को ये मतलब कुछ टेक्स्ट में आपको ये इस तरह भी लिखा होगा, जो बेसिस वेक्टर होते हैं उसको यूं भी लिखा जा सकता है, बट एक्चुअली दैट इज phi n जो ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर है। तो which implies this psi equal to summation n। अब a n की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। a n की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी अगर आप याद करें, दैट इज यानी कि a n कब आपको मिलेगा? इनर प्रोडक्ट ऑफ दिस साई विद इसी के आपके पास जो बेसिस वेक्टर है इंडेक्स का, ठीक है। और ठीक है, ये हमने इसकी डेफिनेशंस में पुट कर दी। अब चूंकि ये स्केलर है, ये आप इस साइड पे लिखें या इस साइड पे लिखें, डजेंट मैटर, ठीक है। तो इसको अगर हम रीराइट करें समेशन n, ठीक है, ये एक आपके पास स्केलर है, तो मैंने लिखा phi n इंटू phi n इंटू psi। अब अगर इस psi को मैं यहाँ पे अलग कर लूं, कैट, तो ये जो आपके पास ये जो चीज रह गई है, ठीक है, ये कैट है इसके साथ, यानी समथिंग मल्टीप्लाइड बाय विद दिस कैट, ठीक है।
ये क्या चीज बनेगी? समेशन n, आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कैट इनटू ब्रा। जब भी आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन होगी, ये क्या आपके पास जनरेट होता है? ये क्या जनरेट होगा? इज एन ऑपरेटर। ठीक है, सो वी कैन से, बिकॉज ये दोनों सेम इंडेक्स के हैं, तो वी कैन से साई n into phi n is identity operator. Okay, so ये यहाँ पे हमारे पास एक और डिडक्शन है। एंड नेक्स्ट, अगर हम और ये कब होगा? जब हमारे पास जो है साई नॉर्मलाइज्ड होगा, तो आपके पास ये आइडेंटिटी आएगी। अदरवाइज आपके पास अगर ये डिफरेंट हो तो हम इसको प्रोजेक्शन वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे अब आपके पास this condition is called completeness or completeness condition, या इसको कहते हैं क्लोजर रिलेशन फॉर बेसिस वेक्टर। ठीक है, ये कंडीशन जो आपकी। तो अब हम थोड़ा सा इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और ये देखते हैं कि हमने ये जो कुछ पढ़ा है, तो प्रैक्टिकली अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? क्या हमारे पास क्या मैकेनिज्म है कि अगर हमारे पास कोई ब्रा कैट वेक्टर्स गिवन हो तो हम कुछ उसमें से सॉल्व भी कर सकते हैं या नहीं? तो इसमें अब आपकी बुक की तरफ हम जाएंगे। जी, ये आपका 4th चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। लुक एट दिस स्टेट स्पेस, ऑब्जर्वेबल्स, और ये सारी चीज़ें अगर आप इसको थोड़ा सा केयरफुली रीड करें तो ये हमने जितनी डेफिनेशन अभी तक की हैं वही देखें। डार्क नोटेशन जो एलिमेंट्स हैं वो कैट कहलाते हैं। तो फिर हमारे पास जो ऑब्जर्वेबल्स हैं तो वो आपके पास क्या है, एक हर्मिशियन ऑपरेटर है। हम इसको भी डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट ये है कि फॉर रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू आप इसको बहुत केयरफुली रीड करें, क्योंकि जितनी डेफिनेशंस हमने यहाँ पे अभी बार बार पढ़ी हैं वो सारी की सारी यूँ समझे कि डेंस करके यहाँ पे सारी की सारी डिस्कशन जो है वो आपको दे दी गई है। लुक एट दिस, ये जो ये एप्सिलॉन और एप्सिलॉन स्टार्क है, ये बेसिकली कैपिटल एफ और कैपिटल एफ स्टार्क है। ये वही स्पेस है बेसिकली जिसमें एक में आपके पास ब्राज जो हैं, और इससे आपके पास जो एलिमेंट्स हैं स्टार्क स्पेस के वो ब्रा कहलाते हैं, और जो एप्सिलॉन के आपके पास हैं, लुक एट दिस, उसके एलिमेंट जो हैं वो कैट्स हैं। ठीक है, तो अब आपके पास वही चीज़ है कि ब्रा एंड कैट का आपस में क्या ताल्लुक है। इसमें जब आपके पास कोई स्केलर मल्टीपल होता है तो वो अगर आप बाहर लेके आना चाहें कैट से, या स्केलर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लेके आना चाहें, तो आपके पास क्या नेचर होगी। स्केलर प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ी थी वो सारी यहाँ पे आपके गिवन है कि इस जो आपके पास कैट स्पेस है और इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो ब्रा स्पेस है उसमें आप एक ख़ास किस्म का प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं जिसे हम स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे, और उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे गिवन है। लुक एट दिस कि आपके पास ये लीनियर कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे कोई भी एलिमेंट होगा तो जब वो लीनियर कॉम्बिनेशन में से स्केलर्स बाहर आएंगे तो वो स्केलर्स बाहर आएंगे। ये कैट में से, लुक एट दिस, ये सिर्फ इस कैट में से बाहर आई हैं। ठीक है, लेमडा 1 लेमडा 2, इस सिर्फ इसको अगर आप थोड़ा सा लुक एट दिस, ये जो आपके पास है। ठीक है, तो यहाँ से जब आपके पास ये सिर्फ कैट की स्पेस है, अब देखें ये सारे का सारा जो लीनियर कॉम्बिनेशन पड़ा हुआ है ये आपका इसमें ब्रा में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो जब ब्रा से आपके पास कोई स्केलर बाहर आएंगी तो वहाँ पे आपके पास क्या हो जाएंगी, ये स्केलर जितने भी हैं ये आपके पास क्या है, कॉन्जुगेट्स में आएंगे। तो यही चीज़ है, दिस इज रियल पॉजिटिव, और यही हमने पढ़ा था। ये आपके पास यहाँ पे इसका रेडिकल नॉर्म कहलाता है। प्रोजेक्शन स्पेस जो अभी हमने कहा कि अगर आपके पास और नॉर्मलाइज पेयर वाइज ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हों, ऑर्थोनॉर्मल हों, तो इनका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो डेल्टा आई जे होगा, यानी कि इट विल गिव यू 1 and 0। जब इंडेक्स सेम होंगे, जब इंडेक्स आपस में यानी कि सेम वेक्टर्स आपको 1 देंगे और अपोजिट वेक्टर्स आपको 0 देंगे। और कोई भी प्रोजेक्शन वेक्टर, ये देखें i into i जो आपके पास है, दिस इज प्रोजेक्शन वेक्टर जो अभी हमने i
यानी कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी पढ़ी थी। इसमें जब भी आपके पास ये जो आई इंटू आई सेम आपको 1 देंगे ना, तो सेम वेक्टर क्या ही केट प्रो जो आपके पास यहाँ पे जनरेट होगा, दैट इज एन प्रोजेक्शन ऑपरेटर या ऑपरेटर होगा। ठीक है, तो ये भी आपके पास पोस्टुलेट इन क्वांटम मैकेनिक्स, इसको रीड कर लीजिएगा। ये आपके सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, बट अब हमारी नोटेशन चेंज हो गई है। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखें तो कहते हैं कंस्टिट्यूट आपके पास कोई बेसिस हो तो ये आपके पास देखें कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी हमें पड़ी, वही चीज़ आपके पास रिप्रेजेंटेशन सारी चीज़ें। बट अभी हम इसको थोड़ा सा पॉज करते हैं और यहाँ पे आगे चलते हैं। अब असल चीज क्या है, सॉल्व प्रॉब्लम्स जी। सॉल्व प्रॉब्लम्स में अब हमारे पास क्या चीज गिवन है, लुक एट दिस। इसमें ओके आपके पास क्या है, 2 स्टेट्स हैं गिवन है। ठीक है, स्टेट 1 है और स्टेट 2 है किसी भी फिजिकल सिस्टम की। स्टेट 1 में आपके पास क्या है कि दिस psi1 एंड psi2 आर बेसिकली बेसिस वेक्टर्स। ठीक है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस वेक्टर हैं, लुक एट दिस ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स। तो आपसे क्या पूछा गया है कि psi1 प्लस psi2 का कैट। ठीक है, तो psi1 प्लस psi2 कैट जो हैं, जब आपके पास हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये दोनों कैट वेक्टर्स हैं, ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे लेट मी पेन। चलें वापस जाएं हम अपने उसकी तरफ कि अच्छा इसमें से लिखना पड़ेगा कि क्या है 4i। मैं यहीं पे अगर पेन मुझे मिल जाए, लुक एट दिस, कहाँ गया। कैन आई कंट्रोल से लुकिंग फॉर पेन और टूल्स हैं। ओके ठीक है जी। अच्छा जी, ये psi1 है आपके पास, ये कैट है। अच्छा, अब आपको अगर याद हो कैट इज अ वेक्टर, तो अगर u प्लस v 2 वेक्टर हों, उनको जमा या माइनस किया जाए तो आपके पास क्या होते हैं, a1i b1j प्लस a2i b2j। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि जो आपके पास ये i j जो हैं, ये आपके पास कॉरिस्पॉन्डिंग क्या होंगे, ये कोएफिशिएंट्स इसमें जो यहाँ पे ये डायरेक्शंस हैं, ये कॉरिस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स आपस में ऐड होंगे, a1 प्लस a2i b1 प्लस b2j। ठीक है, तो ये वही चीज है। अगर आप यहाँ पे देखें कि ये जो आई जे कैट, ठीक है, अगर ये बिल्कुल इसी तरीके से अगर ये कैट्स हैं तो ये कैट में इसी तरह ऐड होंगे, और अगर ये ब्रॉ वेक्टर्स हैं तो इसी तरह जो इनके ये आई आई और आई phi1 phi2 जो हैं बेसिकली ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर हैं, ये बेसिकली इनका रोल वही है जो यहाँ पे आई जे का रोल है। तो ठीक है, यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर दूं ताकि मैं इसको समझा सकूं जो मैं आपको कहना चाह रही हूं। ओके तो अब आपके पास क्या है, psi1, अच्छा 4i phi i, तो 4 और इधर phi i का क्या कोएफिशिएंट है आपके पास, लुक एट दिस। हमने ये जो psi1 और psi2 में जब इन दोनों का कैट होगा, 2 कैट्स आपस में ऐड होंगे तो उनका कैट ही मिलेगा आपके पास। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है, 4 को हमने ऐड किया 4 में ऐड हुआ 1 और ये -12 और -6। ठीक है, तो लुक एट दिस 1 प्लस 4i और माइनस, और ये चूंकि आयोटा है कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर में ये ऐड होगा तो ये -18 आयोटा phi2। तो ये हमने एडिशन यहाँ पे इसकी कर ली। फिर उन्होंने कहा कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जब हम इसका लेंगे तो वो हमें क्या मिल जाएगा, वो कैट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कैट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब कैट में कन्वर्ट होगा तो ये सारे का सारा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इधर भी आएगा,
तो जो आपके पास यानी कि टोटल इस टर्म का जो है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यहाँ पे लिया हुआ है। तो इसका हमने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के रूल्स हमें ये कहते हैं कि ये जो स्केलर्स हैं वो कॉन्जुगेट में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो आपके पास कैट्स हैं वो ब्रा में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो यही हुआ है 1 + 4 आयोटा में ये 1 - 4 आयोटा इसका कॉन्जुगेट, और यहाँ पे ये जो कैट ऑफ फाई 1 है ये आपके पास ब्रा ऑफ फाई 1 में कन्वर्ट हो गई, और माइनस यहाँ पे कॉन्जुगेट इसका प्लस 18 आयोटा हो गया क्योंकि आयोटा था, और यहाँ पे जो कैट ऑफ फाई 2 है वो आपके पास ब्रा ऑफ फाई 2 में कन्वर्ट हो गई है। अच्छा, यहाँ पे अब आपको उन्होंने दोबारा कहा है कि जी 2 स्टेट्स गिवन है, उसी तरीके से ये आपके पास वही आई जे वाला काम है इसका फाई 1 फाई 2 का। तो डिटरमिन द स्केलर प्रोडक्ट, वो कह रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट फाइंड आउट करें। तो स्केलर प्रोडक्ट हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, फाई 2 एज इट इज कैट है, जबकि फाई 1 का हमने ब्रॉ लेना है। तो जब हमने इसका ब्रॉ लेना है तो हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है दोनों तरफ। ठीक है, तो जब ये कॉन्जुगेट लेंगे ये ब्रॉ में कन्वर्ट हो जाएगा, और इधर कॉन्जुगेट में क्या हो जाएगा कि स्केलर का कॉन्जुगेट और ये जो वेक्टर है इसका ब्रॉ, तो कहते हैं ये, और यहाँ पे स्केलर का कॉन्जुगेट +3 आयोटा और इस वेक्टर का ब्रॉ। ठीक है जी, ये हमने कन्वर्ट हो गया हमारे। अब हमने इसका स्केलर प्रोडक्ट लेना है। तो बिल्कुल उसी तरीके से अब आपको देखें कि ये क्या चीज़ हो गई है, यानी कि ये जो फैक्टर था हमने ये जो कैलकुलेट किया ये लिखा, इसका प्रोडक्ट हमने लेना है इसके साथ। अब एक दफ़ा ये इसके साथ प्रोडक्ट इसका लेंगे एडिंग, फिर इसके साथ प्रोडक्ट लेंगे, फिर ये प्लस ये इसका प्रोडक्ट आएगा और ये इसका प्रोडक्ट आएगा। आपको पता है स्केलर है तो ये स्केलर वैल्यू ही आनी चाहिए। ठीक है, अब जब हमने 6 फाई 1 को का प्रोडक्ट लिया 2 फाई 1 के साथ, सॉरी 2 के साथ, -2 फाई 1 के साथ 6 आयोटा, तो 6 टू द 12 और आयोटा है, और यहाँ पे कोई आयोटा हमारे पास गिवन है माइनस माइनस, हाँ जी ये माइनस है, तो इसने क्या किया 12 आयोटा पॉजिटिव कर दिया है। फाई 1 फाई 2, और फिर हमने इससे -6 आयोटा और 4, ठीक है 4 माइनस माइनस प्लस आयोटा इंटू आयोटा माइनस, और ये माइनस प्लस 6 4 24 फाई 1 फाई 2, फिर 3 आयोटा, इसको इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया। लुक एट दिस, फाई 2 फाई 1, और ये 3 टू द 6 -6 आयोटा, और 3 4 द 20 for the 12, और आयोटा इंटू आयोटा क्या है आपके पास माइनस, तो -12, और यहाँ पे आपके पास क्या है फाई 2 इंटू फाई 2। अब चूंकि हमें पता है कि ये ऑर्थोनॉर्मल है और हमें पता है कि फाई आई फाई जे जो है वो डेल्टा आई जे है। ठीक है, तो अब आपके पास वैल्यू 1 होगी, ये 0 और ये 1। ठीक है, तो अब इसको जब हम इसमें ये वाली कंडीशन पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा 12 आयोटा -12, और ये एक स्केलर है। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट आपके पास क्या है, उन्होंने कहा कि जनाब अब ये बताएं कि ये जो आपके पास साई 1 साई 2 है इसका कॉन्जुगेट अगर हम लें तो ये साई 2 साई 1 के इनर प्रोडक्ट के साथ आए। तो सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, हमें साई 2 साई 1 का इनर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो हमने उसी तरीके से, इसका मतलब है साई 1 अपनी कैट की डेफिनेशन में रहेगा। लुक एट दिस, साई 1 अपनी कैट की, कहाँ चला गया वो सेकंड वाला था, कैट की डेफिनेशन में रहेगा, कौन सा था, ये है, ये इसकी डेफिनेशन इंटैक्ट रहेगी। तो और साई 2 जो है आपके पास जो है उसका हम कॉन्जुगेट लेंगे। साई 2 किधर है, ये है, इसका कॉन्जुगेट लें। अगर इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आपके पास जो है ब्रा साई 2 हो जाएगा। ये स्केलर है, रियल नंबर है, तो ये -2 फाई 1 ब्रा और -4 आयोटा और ये फाई 2। ठीक है जी, ये चीज आ जाएगी। अब इसका जब स्केलर प्रोडक्ट उसके साथ लेंगे हम, तो ये चीज है आपके पास, लुक एट दिस। ठीक है, वही प्रोडक्ट हम उसी तरह इसकी कैलकुलेट करेंगे और हमारे पास क्या चीज आएगी -12 आयोटा -12। ठीक है, तो अगर हम इस पूरे का कॉन्जुगेट ले लें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, लुक एट दिस, फाई 2 फाई 1, इसका कॉन्जुगेट ले लें तो ये आपके पास क्या चीज है जो पिछला हमने कैलकुलेट किया था, ये चीज, यानी इसका कॉन्जुगेट लेने क्या आएगा -12 आयोटा और -12। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये वही चीज नहीं आ गई जो हमने अभी कैलकुलेट की है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट जो हैं वैल्यूज दी जा सकती हैं, कॉम्बिनेशन दिए जा सकते हैं। ये 2 थे आई और फाई 1 फाई 2, 3 वेक्टर्स के भी आपके पास गिवन किए जा सकते हैं। लाइक
तो उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इससे। मतलब इसमें ये नहीं है कि भाई ये 2 थे, हमने तो 2 पढ़े थे, अब 3 कहाँ से आ गए हैं। तो ये चूँकि इन्फिनिट मैनी हैं तो इन्फिनिट भी आ सकते हैं हमने, क्योंकि जो सेट लिखा था अगर आप देखें तो वो हमने क्या लिखा हुआ था। ओके, तो इसको अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको ओके, ये आपके पास है एग्जांपल। हमें अगर साए जो है वो 3 आयोटा फाई 1 गिवन है, प्लस 2 फाई 2 गिवन है, और प्लस आयोटा फाई 3 गिवन है, ठीक है। और दूसरा जो वेक्टर है वो फाई है, और फाई हमारे पास 2 फाई 1 है, और -3 फाई 2 है, और कैट, ठीक है, 5 फाई 3 है कैट। ठीक है, तो अब आपने क्या पहला आपने ये इसको सॉल्व करना है, फाइंड, ये आपका काम है, ठीक है, आपने ये सॉल्व करना है। कैट से हमने ब्रॉ फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये आपने फाइंड करना है। दूसरा आपने क्या कंप्यूट करना है, फाई इंटू साई इनर प्रोडक्ट, ठीक है। और प्रूफ करना है, शो दैट के फाई इंटू साई इज इक्वल टू साई इंटू फाई कॉन्जुगेट, ठीक है। और थर्ड आपने क्या करना है, लेट ए एक स्केलर है 2 + 3 आयोटा, ठीक है। तो अब आपने कंप्यूट क्या करना है, आपने कंप्यूट करना है ए इंटू साई, यानी ए जो है वो साई के हर एलिमेंट के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, तो ठीक है, कैट में। और आपके पास फोर्थ क्या है, आपने कंप्यूट करना है साई प्लस फाई कैट, और साई माइनस फाई कैट, ठीक है। ये आपने कंप्यूट करने हैं और मुझे बताना है कि आपके क्या रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे हमारी ये डिस्कशन इसकी जो है ऑर्थोनॉर्मल बेसिस और उसकी कैलकुलेशन की ख़त्म होती है। हम इसको बस थोड़ा सा आगे चीज़ें पढ़ेंगे, वो है कुछ डेफिनेशन है, और तब आपको पता चलेगा कि ये जो स्पेसेस जिसको बार बार हम इनकी प्रॉपर्टीज़, कंप्लीटनेस और ये चीज़ें सारी पढ़ रहे हैं, ये असल में क्या है, ठीक है। तो ये बेसिकली अब वेक्टर स्पेस हैं, जो कि जो कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम पढ़ रहे हैं। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स में जितनी भी ये स्पेसेस को हम पढ़ रहे हैं, ये क्या होती हैं, ये बेसिकली हिल्बर्ट स्पेस हैं इन नेचुरल जनरलाइजेशन, या इसको आप कहेंगे यूक्लिडियन स्पेसेस हैं, ठीक है। तो जितनी स्पेसेस, अब हम वेक्टर स्पेस जो भी हमने ब्रॉकेट के फॉर्म में ये जितनी पढ़ी हैं, फाइव एफ एंड एफ स्टार, ये क्या फॉर्म करती हैं, ये हिल्बर्ट स्पेसेस हैं, ठीक है। तो हिल्बर्ट स्पेस क्या होती है, वो एक जनरलाइजेशन होती है आपकी यूक्लिडियन स्पेस की, ठीक है। तो इसमें अब हम अगर थोड़ा सा हिल्बर्ट स्पेस की प्रॉपर्टीज पढ़ें तो वो क्या है, वो प्रॉपर्टीज यहाँ पे मैं लिखूंगी और उसके बाद हम इसको वाइंड अप करेंगे। तो लेट अस से हिल्बर्ट स्पेस, what is Hilbert space? A Hilbert space let's say this is H, stylish H, is a collection of vectors, let's say psi, phi, chi and scalars. Let's say A, B, C, that satisfies the following properties. अभी हम जैसे जैसे प्रॉपर्टीज लिखेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि ये सारी प्रॉपर्टीज तो अभी जितनी भी हमने यूज़ की हैं, और ख़ासतौर पे जिन स्पेसेस को हम डिस्कस कर रहे हैं, वो सारी उनमें पूरी आती हैं। तो आपके पास जो
H है is an infinite dimensional linear vector space। ठीक है, तो लीनियर वेक्टर स्पेस है, इन्फिनिट डायमेंशन। ठीक है, ये अब आपको यहाँ पे याद रखें आप। नंबर 2, देयर एग्जिस्ट in H a real inner product which is finite इसका मतलब है कि वो जो इनर प्रोडक्ट की जितनी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं वो सारी की सारी, और फाइनाइटनेस, ये भी आप देखें जो इंटेग्रल हम पढ़ते आए हैं और हम कहते हैं कि हमेशा जो फंक्शंस हैं वो आपके पास फाइनाइट होते हैं, यानी कि जो स्क्वायर इंटेग्रेबल फंक्शन इन सारी चीज़ें, तो ये वही चीज़। ठीक है, तो ये इनर प्रोडक्ट जो होगा वो आपके पास यहाँ पे डिफाइन होती है इस सेट पे। ऑल्सो इसके अलावा अब देखें ये दो चीज़ें तो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो हिल्बर्ट स्पेस में है, जो हमारे पास है कि प्रॉपर्टी इज H is Hilbert space, then H is separable। That is, there exists a Cauchy sequence, let's say psi n, sequence psi n belongs to this H, n is equal to 1, 2, 3 up to infinity। ठीक है, such that for every psi belongs to this H Hilbert space and epsilon greater than 0, a positive number, very small positive number, there exists at least one psi n of the sequence for which norm of psi minus psi n is less than epsilon। ठीक है जी। नंबर 4, H is separable and H is complete, that is every Cauchy sequence of elements psi n belongs to this H converges to an element of Hilbert space H, which implies limit nm tends to infinity of this norm is equal to 0। ठीक है जी। यहाँ पे आपके पास जो कॉशी सीक्वेंस हैं और जो आपके पास साई उसके आपके पास यहाँ पे देख रहे थे कि वो हमेशा उनके दरमियान जो डिफरेंस होगा वो हमेशा मिनिमल होगा। ठीक है, यहाँ पे एक तरह का डिफरेंट एंड नॉर्म डिफरेंस आपकी बात करें, यहाँ पे आप कह रहे हैं नहीं, जो भी आपके पास होगा
एलिमेंट वो हमेशा क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। जैसे जैसे आप उस डिफरेंस को मिनिमाइज करते जाएंगे, एन एम टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है जी, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये डिफरेंस जो होगा वो निग्लिजिबल होके किसी एक एलिमेंट के ऊपर मैप करेगा। तो इम्प्लाइज, विच इम्प्लाइज अ यूनिक लिमिट phi belongs to H for every, कोई जो भी सीक्वेंस होगा, यानी कि एच का कंप्लीट होने का मतलब है कि एवरी सीक्वेंस हैव अ यूनिक लिमिट, और वो लिमिट जो होगी वो हमेशा क्या करेगी, बिलोंग करेगी एच से, ठीक है। फॉर एवरी कॉशी सीक्वेंस psi n belongs to H, ठीक है। तो अब आपके पास क्या हुआ कि हर, which implies limit psi minus psi n norm is equal to 0 n tends to infinity। अब आप ये कह रहे हैं कि इन जनरल कोई भी आपके पास सीक्वेंस होगा तो वो आपके पास उसकी एक यूनिक लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। और वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, वो आपके पास उसी हिल्बर्ट स्पेस से बिलोंग करेगी। अगर आपको याद हो तो हमारे पास जो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ कॉशी सीक्वेंस, आपने एक रिजल्ट पढ़ा होगा, तो ये हम बेसिकली उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब जब कोई सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है तो वो एक कॉशी सीक्वेंस ही होता है, और उस कॉशी सीक्वेंस में ये जितनी हमने अभी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं ये सारी की सारी एग्जिस्ट करती हैं। तो एग्जांपल्स जो हैं, अगर हम देखें एग्जांपल ऑफ हिल्बर्ट स्पेस ऑफ हिल्बर्ट स्पेस, जो कि हमारे काम की एग्जांपल ही हैं बेसिकली। नंबर 1, a set of complex vectors with infinite components, ठीक है जी। तो आपके पास इन्फिनिट कंपोनेंट्स का कॉम्प्लेक्स वेक्टर्स कौन से हैं, कैट्स। लेट्स से इसके एलिमेंट्स जो हैं psi 1 psi 2 psi 3 अप टू psi n अप टू दिस इन्फिनिट, ठीक है। तो अभी तक जितनी डिस्कशन की है तो उसमें तो हम यही कह रहे हैं, हम किस चीज के साथ काम कर रहे हैं, सेटिस्फाइंग द कंडीशन psi j इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, ये जो जितने psi i's हैं psi j स्क्वायर इज लेस देन इंफिनिटी। तो यही चीज नहीं अभी हमने इनर प्रोडक्ट में पढ़ी है, जो इंटेग्रल स्क्वायर इंटेग्रेबल की बात कर रहे थे हम, ठीक है। और अगर हम इनको इनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन और या जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, तो इसका मतलब ये है कि अगर अल्फा साई प्लस बीटा फाई एक लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जाए तो ये आपके पास क्या होगा, अल्फा psi 1 psi 2 up to psi n and so on plus beta phi 1 phi 2 up to phi n infinite। ये क्या चीज बनेगी आपके पास, अल्फा psi 1 प्लस बीटा phi 1 अल्फा psi 2 प्लस बीटा phi 2 अल्फा psi n प्लस बीटा phi n। और स्केलर प्रोडक्ट जिसको कि हम अभी कह रहे थे कि ये होना चाहिए, द स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन द स्केलर the
product of two vectors psi and phi is defined as psi phi j is equal to 1 to infinity. What is this? psi star j, phi star j पहले और psi j. So this is the scalar product. And number 2, कौन सी आपके पास है हिल्बर्ट स्पेस? The set of complex functions, let's say psi of x, phi of x, chi of x, and so on. Those are square integrable on entire axis. अगर ये 3 डायमेंशन होते तो इंटायर डोमेन होती है, ठीक है? तो आप क्या कहते हैं? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी psi of x whole square dx is less than infinity, and minus infinity to infinity phi of x square dx less than infinity, and so on. ठीक है, सारे के सारे फंक्शन. So the inner product of this, तो इस एग्जाम्पल में द इनर प्रोडक्ट, क्यों? क्योंकि जो वेक्टर स्पेस हम हिल्बर्ट स्पेस, जिस वेक्टर स्पेस को हिल्बर्ट स्पेस कह रहे हैं, उस पर क्या चीज डिफाइन है? एक इनर प्रोडक्ट डिफाइन है. द इनर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस ऑफ दिस सेट, द सेट इज डिफाइंड एज, क्या है वो? phi of x psi of x minus infinity to infinity phi star of x psi of x dx. ठीक है, तो अब आप गौर करें तो हम तो जितनी डिस्कशन अभी तक हमने क्वांटम मैकेनिक्स में की है, अगर वेव फंक्शन स्पेस की बात करें या उसके आइसोमॉर्फिक जो स्पेसेस हैं उनकी बात करें, और उसमें जो वेक्टर्स हमारे पास हैं या उनके जो इनर प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे, या अगर वो फंक्शंस हैं उन सब में देखें तो हमारे पास सारी की सारी ये कंडीशंस होल्ड करती हैं. ठीक है, तो बेसिकली हम बात क्या कर रहे हैं कि दो फंक्शन स्पेस जो आपके पास है उसके एसोसिएटेड जो वेक्टर स्पेस आपके पास है और उस पर जो इनर प्रोडक्ट डिफाइन है इन क्वांटम मैकेनिक्स या सोल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ श्रोडिंगर इक्वेशन, अगर हम किसी पर्टिकुलर सिस्टम में उसके ऑल सोल्यूशन एसोसिएटेड टू श्रोडिंगर इक्वेशन, जो अगर हम उनका उसको एक सेट लेते हैं वो वेक्टर स्पेस बनाती है, उसके ऊपर इनर प्रोडक्ट डिफाइन है, वो सारे का सारा क्या है? वो फंडामेंटली आपके पास क्या चीज़ है? वो हिल्बर्ट स्पेस है. हिल्बर्ट स्पेस में हमारे पास क्या है? वो कंप्लीट है, वो सेपरेबल है. यानी कि उसमें क्या है कि जो भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी वो आपके पास सेट के अंदर ही एग्जिस्ट करेगी. किसी भी सीक्वेंस को उठा ले, यानी कोई भी सीक्वेंस वहाँ पे कोई फंक्शंस का कोई सीक्वेंस उठा ले, ठीक है, तो वो क्या होगा? वो हमेशा कन्वर्जेंट होगा. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.